दोस्तों, कौन है वो देश जिसने भारत को एक इनविटेशन दिया है? आखिर क्या कहा गया उस निमंत्रण में जिसका जवाब भारत को देना है? ये देश क्यों चाहता है भारत की मदद जबकि खुद इतना पावरफुल है? आखिर किस तरह भारत ने जारी की PLI और कौन सा पहला स्क्रैपिंग ड्रोन बनाया है? क्या चीन है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे? इस ड्रोन पर कितना पेलोड लेकर उड़ा जा सकता है? भारत से मदद लेने से पहले ये देश किस दूसरे देश पर डिपेंडेंट था? अगर आप जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो वीडियो को एंड तक देखिए। रूस जो दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में दूसरे नंबर पे आता है, यह हथियारों से लेकर अपने टाइम जोन के लिए भी दुनिया में मशहूर है। दरअसल हम लोग मानते हैं कि अगर देश एक है तो सभी शहरों में एक ही समय पर रात होगी और एक ही समय पर सुबह भी। मगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां 11 टाइम जोन है, यही नहीं, यहाँ तो आधे हिस्से में दिन रहता है तो आधे हिस्से में रात रहती है। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। इसके साथ ही रूस हथियारों के मामले में भी सबसे बड़ा विक्रेता है। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है। इतना ही नहीं, रूस दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है। आपको बता दें, रूस का हथियारों के बाजार में करीब 75% कब्जा है। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हथियारों के टॉप 3 खरीदार हैं भारत, चीन और अल्जीरिया। रूस के 23% हथियार भारत, 18% चीन और 15% अल्जीरिया खरीदता है। यानी रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भारत ही है। भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के रिश्ते काफी अच्छे रहे। इसी के चलते अब रूस ने भारत को एक और नई जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। बट इस बात को जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज डू इट। दरअसल दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पे है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। इसलिए रूस ने भारत के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा है। वो चाहता है कि भारत उसकी डूबती रशियन कंपनी को संभाले और साथ ही अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस करे। यहाँ तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भी भारत को देने का न्योता दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि भारत अगर रूस की बात मान लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। यानी भारत रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा काबिल बना सकता है अपने आप को। फाइनली भारत के लिए रूस की तरफ से दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले थे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत शायद किसी भी सूरत में छोड़ेगा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस को भारत की जरूरत क्यों पड़ गई है? दरअसल दोस्तों, एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा किया गया है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी हैं। यानी रूस में ऐसी कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुकी है और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को संभाल रहे वेस्टर्न देश अब रूस से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब बिल्कुल खाली पड़ी है और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीन की कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गए। साथ ही बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए रूस चाहता है कि भारत उन फैक्ट्रीज को खरीदे या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इस प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करे। पहले से ही कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी है। इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवेयर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश शामिल है, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत लगातार रूस से डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत ने इसकी पेमेंट रुपए में की थी। युद्ध के बाद से ही रूस भारत रुपए और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रूस की सबसे बड़ी चिंता लाखों बैरल तेल बेचकर मिले रुपयों को खर्च करना था, क्योंकि भारत में रूस ज्यादा कुछ नहीं खरीदता था। बट रूस ने रुपये को खर्च करने का एक आइडिया खोज लिया था। रूस ने भारत के एक शिपयार्ड को 24 कार्गो जहाज का ऑर्डर दिया था। आपको बता दें, इससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन इन कंपनीज के पास रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से अब भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। अनुमान है कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली GSL 2027 तक 24 कार्गो जहाजों का निर्माण कर देगी जो कैस्पियन सागर में चलेंगे। अगर रूस के साथ भारत ने डील कर ली और बाद में उनकी कुछ अनबन हुई तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को होने वाला है, क्योंकि प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी करवा रहा है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि रूस तो पहले ही वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और अब वैसी ही गलती भारत भी करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और US के अलायंस देश दुनिया भर में प्रोडक्शन या तो शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी दूसरी सिचुएशन में फंस जाने की वजह से ये कंपनी एक झटके में भारत को छोड़ के भी जा सकती है और इससे भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब पहले तो रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आया, लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई भी देश नहीं है। अब भारत की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाके उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी है कि पहले भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बात के 100% तक चांसेस है कि भारत रूस की मदद कर सकता है, या दूसरे लफ्जों में कहें तो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है और वो ये है कि साल 1832 में इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था।
और तब से लेकर अब तक ये क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। चीन इस टेक्नोलॉजी को पहले ही हासिल कर चुका है, जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज चीन जिस लेवल पर है, उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फायदे वाली बात क्या है, तो सुनिए कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था ना, वो खत्म हो चुका है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम जारी की गई थी, जिसका मकसद यह है कि ड्रोन और उसके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में ही शुरू हो सके। आपको बता दें कि ड्रोन्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू तो हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था। पर बीते कुछ दिनों में जो खबर सामने आई है, उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 kV की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर सर्विस और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। आपको बता दें, इस मोटर के हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह और लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 मोटर कॉन्फिन का इस्तेमाल कर इन मोटर से 30 किलोग्राम तक पेलोड आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें, आज से 2 साल पहले तक ई रिक्शा और इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था, लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है और भारतीय सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे एक शुरुआत के तौर पर माना जा सकता है। यहाँ तक कि भारत ने छोटे ड्रोन्स के इंजन को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट दिखाई है। साल 2020 में क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और उसमें भारत में बनाए गए मानिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। 450 किलो वजनी इस थ्रस्टर्स के इंजन को छोटे यूवीज के हिसाब से डिजाइन किया गया था, पर आगे चल के इनका इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन्स में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में भले ही काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन दोस्तों इनको ज्यादा दूरी तक वार करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। पर भारत और भी ज्यादा तरक्की हासिल करने में लगा हुआ है। आगे चलकर डेवलप हुई मोटर सोलर पावर स्यूडो सैटेलाइट में भी इस्तेमाल की जा सकती है। दरअसल इस तरह के एयरक्राफ्ट सिर्फ घंटे तक नहीं बल्कि कई दिनों तक आसमान में चक्कर लगाने के हिसाब से डिजाइन होते हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी और रात के समय बैटरी में स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये 3 दिनों तक एयरक्राफ्ट में रह सकते हैं और सैटेलाइट की तरह ही वायरलेस कम्युनिकेशन में आर्मी फोर्स की मदद कर सकते हैं। भारत में बने इन इलेक्ट्रिक ड्रोन का मॉडिफिकेशन काफी हद तक किया जाएगा ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में यूज किया जा सके। बाकी जिस तरह से रूस ने भारत को अपनी कंपनी रूस में बनाने का इन्विटेशन दिया है, उसे भारत कब कबूल करेगा ये देखना बाकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का निमंत्रण एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं? भारत इस मामले में क्या करेगा और क्या क्या फायदा आने वाले टाइम में हो सकता है? भारत और रूस के रिश्ते क्या हमें चीन के सामने फायदा देके जा सकते हैं? आपका एनालिसिस दोस्तों क्या कहता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल 1 मिनट ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो और सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले। हम आपको देश दुनिया की बातों से यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हाँ, सर्दी बहुत है, ठंड में जरा बाहर कम निकले, रजाई में घुस के रहे, मूंगफलियां खाएं, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।